हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 जनवरी 2025 के दो प्रमुख मुद्दे या समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला जो मुद्दा है वह भारतीय शिक्षा व्यवस्था या उच्च शिक्षा और आने वाले समय में जो रोजगार की स्थिति है उसके बीच को लेकर एक सहसंबंध को उजागर करता है। एक क्यूएस करके रिपोर्ट आई है, क्यूएस स्किल रिपोर्ट, फ्यूचर स्किल रिपोर्ट 2025, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसको अपने ट्विटर पे शेयर किया है। इस रिपोर्ट की जो मुख्य बात है वो ये है कि भारत जो भविष्य के लिए नौकरियां होंगी उसके लिए तो तैयार है और अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है, लेकिन जो कौशल है या स्किल में जो अंतर है वो गंभीर अंतर बना हुआ है। और ऐसे में देखा जाए तो जो ऊपर के 30 देश हैं उसमें वो 30वें स्थान पे है, ठीक है, बल्कि उनसे भी नीचे है, 37वें स्थान पे है। और वैसे ओवरऑल वो 25 टॉप 30 देशों में शामिल है और भविष्य के नौकरियों के लिए तो दूसरे स्थान पे है। तो इसको पूरा हम समझेंगे क्या मुद्दा है, कैसे है। दूसरा है एक न्यूज है, एक मुद्दा है कि पंजाब के किसान जो है हरियाणा बॉर्डर पे पिछले काफ़ी समय से लगभग 11 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो हड़तालग्रस्त हैं या हड़ताल कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी के लेकर, मांग को लेकर। लेकिन अब मांग जो है एमएसपी से ज़्यादा हो गया है और उनके द्वारा जो है डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की, भारत के डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की बात की जा रही है। और ऐसे में हम समझेंगे कि किसान जो है डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि वह उनके रोजगार और कृषि सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए नुकसानदायक है। तो इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से समझेंगे और फिर इन्हीं पर आधारित 5 प्रश्नों को भी हम देखेंगे। देखिए, ये है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। ये क्यूएस नाम की एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली, उस पर कह सकते हो कि कंसल्टेंसी देने वाली, अध्ययन करने वाली एक काफ़ी जानी मानी फर्म है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें ये देखा गया है कि भविष्य के लिए दुनिया कितनी तैयार है। तो उसमें भारत के बारे में बताया गया है कि भारत की क्या स्थिति है। तो देखिए, फ्यूचर ऑफ वर्क में भारत दूसरे स्थान पे है, तस्वीर में दिख रहा है, और ओवरऑल 25वें स्थान पे है। लेकिन देखा जाए कि स्किल फिट में 37वें स्थान पे है और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 40वें स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रही है कि भविष्य में आने वाले जो नौकरी होंगी उनके लिए तो भारत की तैयारी है। क्यों है? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है, ये भविष्य की जो नौकरी वाली बात है, इसमें हमारा उद्योग या रोजगार दाता कितना तैयार है उसके लिए यह है, यानी डिमांड पक्ष की तरफ से है, मांग पक्ष की तरफ से है, सप्लाई पक्ष की नहीं, कि उसमें जब कि कितने लोग स्किल हैं उस रोजगार को पाने के लिए या उनके पास स्किल क्या है, तो उसमें गंभीर गैप दिखाई देता है। और ये बताता है कि जो भारत की सरकार है उसकी शिक्षा नीति और जो विश्वविद्यालय हैं उनको भी आगे आने वाले अवसरों के अनुसार अपने जो शिक्षण व्यवस्था है या जो ट्रेनिंग प्रणाली है या स्किल अपलिफ्टमेंट है उसको उस ढंग के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसमें चर्चा में क्यों है। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन स्किल सहित भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी के मामले में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जस्ट दूसरे स्थान पर रखा गया है। यानी कि भविष्य में जो नौकरियां क्रिएट होंगी उसके अनुसार अगर आंकड़े इसने जो संसाधित की है, लगभग 28 करोड़ जो नौकरियों के आधार पे जो है किया है, तो ये कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे बेहतर स्थिति भारत की होगी। लेकिन आर्थिक परिवर्तन के मामले में भारत को सूचकांक में 40वें स्थान पर रखा गया है। भविष्य की नौकरियों के लिए जो वांछित कौशल चाहिए, यानी नौकरी का डिमांड साइड तो रहेगा, लोग नौकरी की आवश्यकता तो रहेगी, कंपनियों को उनके पास नौकरी रहेगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक स्किल वाले लोग नहीं रहेंगे। ये बात ये कह रहा है, ये बात में ये 37वें स्थान पर पहुंच कर रहा है और टॉप 30 जो देश हैं उसमें ये सबसे नीचे है, क्योंकि वैसे भी ये देखा जाए तो ओवरऑल संकेतकों में ये 25वें स्थान पे है। हालांकि ये रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समग्र रैंकिंग भारत को भविष्य के कौशल का दावेदार बनाती है, कि भविष्य में जो इसकी कौशल है, भविष्य के लिए जो स्किल चाहिए उसके दावेदार बनाती है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अब हम जरा सा समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि क्यूएस सर्वेक्षण ने किन संकेतों को माना है। तो देखिए, क्यूएस को बोलते हैं क्वाक्वेरली साइमंड्स नाम की एक संस्था है, वैश्विक स्तर पे उच्च शिक्षा क्षेत्र के दुनिया के अग्रणी डेटा विश्लेषण और समाधान जो है प्रॉब्लम सर्विस प्रोवाइडर है ये। इसके द्वारा
वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है वो विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके मूल्यांकन करता है और देखता है कि देश अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कितने सुसज्जित हैं। यानी भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेबर की डिमांड होगी या लेबर मार्केट की जो जरूरतें होंगी उसके लिए कितने सुसज्जित हैं, इसको यह आंकता है। और इसमें 4 व्यापक संकेतक या व्यापक इंडिकेटर है, उसके सब इंडिकेटर भी हैं लेकिन मुख्य तौर पे 4 इंडिकेटर है, जिसमें से भविष्य की नौकरियां या फ्यूचर जो है वर्क ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य में किस तरह की नौकरियां रहेंगी, ये आवश्यक कौशल की भर्ती करने के लिए देश की तत्परता का मूल्यांकन करता है। यानी कि भविष्य में जो कौशल चाहिए उसके लिए देश कितना तैयार है उन नौकरियों को करने के लिए, यानी ये डिमांड साइड की बात करता है। कौशल फिट, ये उसी की सप्लाई साइड की बात करता है कि जो देश है उसको स्नातकों को नियोक्ताओं की इच्छा के अनुसार कौशल में कितनी अच्छी तरह से लैस कर रहे हैं। यानी जो हमारे बैचलर होल्डर हैं, जो ये मांग उठेगी हाई स्किल या जो एडवांस कौशल आएगी भविष्य में, उसके लिए जो कौशल चाहिए, जो तकनीक चाहिए, जो क्षमता चाहिए, उसके लिए वो कितना तैयार है। इसी तरह से शैक्षणिक तत्परता ये मानती है कि भविष्य की नौकरियों के लिए कोई देश कितनी अच्छी तरह से तैयार है। इसमें आर्थिक नियोक्ताओं की है और आर्थिक परिवर्तन, यह विभिन्न प्रमुख संकेतकों को जांच करके काम और कौशल के विकास और भविष्य का समर्थन करने के लिए देश की तत्परता का आकलन करने के लिए भारी सूत्र का उपयोग करता है। तो इन्हीं 4 आधारों पर मुख्यतः जो है आपा गया है और भारत का परफॉर्मेंस जो है 25वें स्थान पे है और बाकी वैसे अलग अलग है कि इनमें अलग अलग स्थिति है। जैसे देखते हैं कि भविष्य के नौकरियों के संकेतक के रूप में भारत दूसरे स्थान पे है और इसी वाले पहलू को प्रधानमंत्री जी ने हालांकि हाईलाइट किया है, लेकिन और भी पहलू है जिनको भी हम देखेंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि भविष्य में जो नौकरियां निकलेंगी उसके संकेतक के लिए भारत दूसरे स्थान पे है और ये अमेरिका के जस्ट बाद है, इसके ऊपर केवल अमेरिका ही है इस वैश्विक स्तर पे रोजगार के उसको लेकर, और ये इसने जर्मनी, कनाडा जैसे G7 देशों को भी ये पीछे भारत ने छोड़ दिया है। और ये माप कैसे करता है, डिजिटल क्षेत्र में AI और हरित कौशल की बढ़ती मांग जो है, इसमें अर्थव्यवस्थाओं के प्रौद्योगिक संचालित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। इसको पूरा करने के लिए, यानी ये जो जरूरतें हैं इसको पूरा करने के लिए हमारा लेबर मार्केट कितनी अच्छी तरह से तैयार है, ये इसके लिए बात करता है। हालांकि यह मूल्यांकन मांग पक्ष के आधार पर करता है कि बाजार से कितनी मांग आएगी इस स्किल वाले लोगों की। तो ऐसे में ये पूरे ओवरऑल जो है पोस्टिंग जो आई है या नौकरी की जो मांग की गई है 28 करोड़, उसके आधार पे ये निकाल कर माना है कि हाँ अमेरिका पहले स्थान पे तैयार है नौकरी को जो मांग करने में और भारत दूसरे स्थान पे है। लेकिन सप्लाई वाले पहलू पर यह ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि ध्यान सप्लाई वाले पहलू पर भी देना चाहिए कि देश कितना तैयार है इन नौकरियों को हासिल करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक अजीब सी समस्या है जो इसमें आएगा, हमारे यहाँ पे नौकरियों की जो उच्च स्तर की नौकरियां भविष्य के लिए उसके लिए मांग तो बहुत रहेगी, लेकिन क्या हम उसके सप्लाई के लिए तैयार हैं, वो इन पायदानों पर देखेगा। कितना कौशल फिट है, इसमें देखिए भारत का स्कोर 59.1 है, यानी 100 में 59.1 है, जो कि कुल मिलाकर शीर्ष 30 देशों में भी सबसे खराब है। और ये पोजीशन हमको 37 पोजीशन है या 37वां पोजीशन हमें ये देता है। और इसमें कहा गया है कि भारत भर के नियोक्ता तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य की मांग को पूरा करने के लिए कार्यबल की क्षमता के महत्वपूर्ण अंतर को उजागर कर रहे हैं। यानी जो हमारे नियोक्ता हैं उनको ये लगा है, उनको पता है कि जिस स्तर का कार्यबल चाहिए नहीं है, ये बात ये संकेतक बता रही है। यानी जो एक बात आती है ना कि कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया भी था कि यहाँ पे 2 तरह की समस्या है। एक है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरे जिनको रोजगार देना है उनको जो जिस क्षमता का रोजगार उनको चाहिए उसके जो जिनको रोजगार पे वो रखना चाहते हैं उनके लिए जो डिजायर्ड स्किल या क्वालिटी चाहिए वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच है। वही बात पहला और दूसरा कि पहले से पता चल रहा है कि हमारे यहाँ तो रोजगार है, जो नवीन रोजगार है, लेकिन उसके लिए जो स्किल चाहिए उसकी कमी हमारे उद्योग जो है महसूस कर रही है। और यह कमी कहीं ना कहीं भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक चुनौती को भी रेखांकित कर रही है कि नियोक्ताओं की बदलती जरूरतों के साथ हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं है। सततता के भविष्योन्मुख नवाचार उपमांडन में प्रदर्शन, जो आर्थिक क्षमता वाला मामला है, मतलब वो आर्थिक प्रदर्शन वाला, आर्थिक परिवर्तन वाला, उसमें एक मानदंड जो है आर्थिक क्षमता है, इकोनॉमिक कैपेसिटी है, और दूसरा है
जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए हम कितना भविष्य उन्मुख या फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन के लिए तैयार है, तो इसमें हमारा प्रदर्शन सबसे खराब है। यानी जितने भी देश है उसमें से सबसे खराब है, यहां तक कि अफ्रीकी देशों से भी हमारी स्थिति खराब है, जिसके कारण आर्थिक क्षमता में हम पूरे के पूरे 100 नंबर पाने के बावजूद भी ओवरऑल जो एक पैमाना है आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, उस वाले इंडिकेशन में हम पीछे चले जाते हैं 40वें पोजीशन पे। तो देखिए इसमें है कि सततता से जुड़े भविष्य उन्मुख नवाचार के पैरामीटर पर उसका प्रदर्शन सबसे खराब है। इसमें भारत को 100 में से मात्र 15.6 अंक मिले हैं, जिसकी तुलना में G7 देश में 68.3 एवरेज आया है, यूरोपीय संघ के देशों में 59 आया है, एशिया प्रशांत देशों में 44.7 आया है, यहां तक कि अफ्रीकी देशों में भी 25.4 आया है। यानी कहीं ना कहीं सततता के लिए हमारा जो है इनोवेशन वो बेहतर नहीं है। इसी के कारण जो है हमारा जो है समस्या आ रही है, क्या पैरामीटर भी डाउन हो जा रहा है। भारत पर आर्थिक परिवर्तन पैरामीटर 40वें स्थान पे है। देखिए इसी का एक अंक जो है जिसमें हम, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट में तो हम 15 दशमलव कुछ है और एक पार्ट में हम 100 में 100 है। तो इसके कारण ओवरऑल ये हमारा घट के 58.3 आ जा रहा है, जिसके कारण हमारा जो स्थान 40वें स्थान पे पहुंच जा रहा है। और इसलिए निवेश और नवाचार क्षमता में जो अंतर है उसके लिए हमें जो है पहलू बताता है। और रिपोर्ट कहता है कि अपनी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए भारत को आर्थिक गति को मजबूत उच्च शिक्षा सुधारों और कौशल विकास के साथ जोड़ना होगा, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी स्थिति हम सुनिश्चित कर सके। अब शैक्षणिक तत्परता जो है इसमें भी देखा जाए तो भारत 26वें स्थान पे है। तो ओवरऑल ये बेहतर स्थिति दिखा रही है, लेकिन फिर भी हम इस पर कोशिश करेंगे। तो ये रिपोर्ट हमें क्या कह रही है कि भारत की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति के बारे में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत के स्नातक आवश्यक प्रासंगिक कौशल में बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं। यानी जो उनको आवश्यक भविष्य के लिए जरूरी कौशल चाहिए उसके साथ उनका तालमेल नहीं है हमारे स्नातकों का या हमारे ग्रेजुएट्स का। और ये हमारे कौशल फिट की जो स्कोर है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के तुलना में समकक्ष के जो देश है एशिया पैसिफिक में, आप समझ लीजिए जो आसियान देश है या चीन है या अन्य उधर के जो देश है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, भारत है, इन सारे देशों में हमारा काफ़ी कम है। और ये कहीं ना कहीं भारत के नियोक्ताओं को तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य की मांग को पूरा करने के लिए कार्यबल की क्षमता के एक महत्वपूर्ण अंतर की ओर ये बात इशारा करती है। ऐसे में यह रिपोर्ट कहती है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक चुनौती है और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में रचनात्मकता लाना चाहिए, समस्या समाधान लाना चाहिए, उद्यमशीलता की सोच लाना चाहिए और शिक्षा को श्रमबल मांगों के साथ बेहतर ढंग से समायोजित करने की जरूरत है, ताकि उद्योगों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बनाया जा सके। साथ ही ये कह रहा है कि जो शिक्षा नीति है या सरकारी नीति है वो निरंतर और आजीवन स्किल डेवलपमेंट के लिए चलनी चाहिए, ताकि श्रमिक जो है कुशल श्रमिक, प्रासंगिक और उत्पादक बने रहे और उसका जो अवसर, उनको भविष्य की नौकरियों का जो अवसर भारत को मिल रहा है अमेरिका के जस्ट बाद दूसरे स्थान पे, उसका हम समुचित ढंग से लाभ उठा सके। ठीक है, आइए देखते हैं जो इसके बाद वाला समाचार है या दूसरा समाचार, वह है कि पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा भारत के WTO से बाहर निकलने की मांग का मुद्दा। देखिए पिछले लगभग 11 महीने से ज़्यादा हो गया है पंजाब के किसान जो है हरियाणा के बॉर्डर पे जो है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली आना चाहते हैं और उनकी जो मेन मांग है कि वो MSP का लीगलाइजेशन करना चाहते हैं और उसको वैधानिक या कानूनी जामा पहनाने की बात वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब उनके मांगों में, अब क्या बल्कि पिछले साल ही उनकी मांगों में ये भी आ गया है कि भारत को WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या कृषि के समझौते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये समझौता भेदभावपूर्ण है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भेदभाव करता है और हमारे यहाँ के जो कमजोर किसान हैं उनकी जीविका और भारत के लगभग बड़े पैमाने पर जो लोगों हैं उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। तो ऐसे में हम पूरी मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 11वें महीने में हो गया। उनकी मांगे क्या है? सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के वैधानिकरण से आगे बढ़ गई है।
खासकर पंजाब के किसानों ने मांग की है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से हट जाए और कृषि समझौते के तहत सभी मुक्त व्यापार समझौतों को निलंबित कर दे। उनका तर्क है कि ये जो WTA के नियम हैं ये विकासशील भारत जैसे विकासशील देशों के पक्ष में नहीं है, ये विकसित देशों के पक्ष में है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है इसका नुकसान हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि किसान भारत से WTO के हटने की मांग क्यों कर रहे हैं, उसमें वो तर्क देते हैं। तो प्रदर्शनकारी किसान कहते हैं कि कृषि सब्सिडी को कम करने की जो बात होती है, निष्पक्ष व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए लागू किया गया ये जो WTO का कृषि व्यापार समझौता है, यह मूल रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए पक्षपाती है। क्यों है? क्योंकि पहला तो यह है कि ये इसमें कृषि उत्पाद तो शामिल हैं, लेकिन वानिकी, मत्स्य पालन और जूट और ऐसे अन्य रेशे शामिल नहीं हैं जिसमें ज्यादातर विकासशील देशों को लाभ मिलता है, जबकि कृषि उत्पाद इसमें शामिल हैं। और ये जो सब्सिडी का मामला है ना, 10% की सब्सिडी से ज्यादा उत्पाद की 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए और जो सरकारी खरीद आदि पर रोक लगाने की बात की जाती है, जिससे कहीं ना कहीं भारत का जो धान की खरीद है वो इससे एक्सीड कर जाती है। वो भी बहुत पहले है, वो उसी 89 के समय का जो लेकर उसमें इन्फ्लेशन तक की भी बात नहीं की जा रही है। और ये कहीं ना कहीं जो भारत की MSP प्रणाली है या जो सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उसको बार बार WTO में आलोचना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये नियम भारत के देखिए घरेलू समर्थन कार्यक्रमों जैसे MSP और सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अक्सर WTO में सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें एक नियम भारत के दबाव में एक पीस क्लॉज लाया गया है विकासशील देशों के लिए, जिसका इस्तेमाल करके वो देश अपनी सब्सिडी को खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को हवाला देते हुए बचाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बना रहता है। और प्रेशर कौन बना रहे? खाद्य निर्यातक देश जो कि वैश्विक स्तर पे खाद्य का निर्यात करते हैं। उनको लगता है कि भारत के इस तरह से करने से भारत में डंपिंग हो जाती है खाद्य की और कीमतें जो है अनियंत्रित हो जाती हैं, जानबूझ के उसमें डिस्टॉर्ट हो जाती है। साथ ही साथ भारत को जैसे क्या बात होता है कि अपने यहाँ पे कोई आयात आ रहा सस्ता, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास ऐसे नियम भी नहीं है, विशेष सुरक्षा उपाय कि हम उसको अपने आयात पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा के कृषि आयात पर उसको रोक सके। ठीक है। और इस मुद्दों को संबोधित करने की विफलता के साथ जो है भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और खासतौर से छोटे किसान प्रभावित होते हैं। ऐसे भी ये लोग कह रहे हैं कि इससे बाहर निकल जाए। किससे बाहर निकल जाए? विश्व व्यापार संगठन का कृषि पर समझौता यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ WTO। देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो है GATT था, उसका जो उरुग्वे दर की जो वार्ता हुई थी उसी दौरान ही बात की गई थी। और ये 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना के साथ ही ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उसी के साथ साथ ये लागू हुआ है। ये कृषि उत्पादन और व्यापार के परिणाम को प्रभावित करने वाली जो सब्सिडीज है या सहायकी है उसको 3 पार्ट में बॉक्स आधारित करता है, जिसमें से एक है अंबर बॉक्स जो सीधे तौर पे उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी जो सब्सिडी जो सीधे तौर पे उत्पादन को प्रभावित करती है, जैसे हमारे यहाँ पे MSP जिसे माना जा सकता है या पब्लिक प्रोक्योर सिस्टम। ब्लू जो है ये उत्पादन सीमित कार्यक्रम है लेकिन वो व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करती है। और ग्रीन जो न्यूनतम विकृति है, और इस तरह से कहा जाता है कि एम्बर बॉक्स पे भुगतान कम किया जाए, ग्रीन बॉक्स पे कोई रोक नहीं है। अब जो है बाकी जो ब्लू बॉक्स है उसमें भुगतान में कमी की बात की गई है। लेकिन एक इसके साथ एक पीस क्लॉज भी है जो कहीं ना कहीं विकासशील देशों को छूट देता रहता है और उसको हटाने की बार बार बात आ रही है। और भारत कह रहा है, जब अभी WTO पर कई दौर की बात हो रही है, भारत कह रहा है कि ये जो पीस क्लॉज है ये अभी आप इसको माने हो कि ये टेम्पररी जो प्रावधान है, इसी टेम्पररी प्रावधान को परमानेंट प्रावधान कर दिया जाए विकासशील देशों को लेकर। ठीक है। पंजाब के किसान WTO को खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा क्यों मानते हैं? तो देखिए पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था मेनली गेहूं और धान पर है और वो गेहूं और धान की फसलें ज्यादातर सरकार द्वारा MSP पर पब्लिक प्रोक्योर द्वारा सिस्टम द्वारा खरीदी जाती है। पंजाब की लगभग 90% रबी की फसल और खरीफ की फसलों MSP के तहत खरीदी जाती है, जिसमें जितना भी धान चावल होता है या 80% गेहूं होता है वो केंद्रीय पूल द्वारा खरीदा जाता है। अब ऐसे में अगर MSP को लेकर जो है पंजाब के किसान ही ज्यादा प्रभावित होंगे, और क्योंकि अगर सब्सिडी और सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो ये खरीद संभव नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उनकी आजीविका को प्रभावित होगा। तो ऐसे में छोटे किसान जो कि भारत की कृषि आबादी का 86% हिस्सा है, ये कह रहे हैं कि उनको प्रभावित होगा।
हालांकि पंजाब का ही होगा, ज़्यादातर जगहों पे तो वैसे भी एमएसपी की खरीद नहीं हो रही है, लेकिन पंजाब के जो किसान हैं उनका कहना, और कह रहे हैं कि सरकार जो ये खरीदती है उसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो है कमजोर वर्गों को देती है। अगर वो भी रोक दिया जाएगा तो गरीब लोगों की जो है खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों की आजीविका और ग्रामीण विकास, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इससे बाहर निकल जाना चाहिए, ये बात कहते हैं। हालांकि एक विशेषज्ञ और भी हैं, मतलब इस तरह के विचारधारा, उनका कहना है कि भारत की जो किसानों की सहायकी प्रणाली है ना, वो दोषपूर्ण है, उसके कारण जो है किसानों का भला नहीं हो पा रहा है। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात किया जाए और उसके आधार पे ओईसीडी एक गणना करता है कि उत्पादकों या उत्पादन पे क्या सहायता दी जा रही, जिसमें सरकार की नीतियां या और सरकार की नीतियों के कारण उपभोक्ता द्वारा क्या दिया जा रहा है और अन्य राजस्व द्वारा जो है क्या दिया जा रहा है, तो ये कुल मिला के, यानी उपभोक्ता जो कीमत चुकाते हैं, सरकार जो सहायकी देती है, इनको ओवरऑल मिला के बात किया जाता है। तो ये कह रहे हैं प्रोफेसर अशोक गुलाटी कि ये दोषपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नीतियां बनी हुई हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की या प्रोक्योरमेंट सिस्टम की, प्रोक्योरमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है गेहूं या चावल खरीदती है, जैसे वो कहते हैं चावल खरीदती है 39 रुपए किलो और मार्केट में हमारा एफसीआई बेचता है 29 रुपए किलो, क्योंकि उसको मार्केट, और अब ऐसे में 39 का खरीद के 29 में पहुंच जाएगा, तो एक तरह से हमारी सरकार ही हमारे मार्केट में डंपिंग कर रही है, जिसका लाभ हमारे किसानों को नहीं मिल रहा है। और कह रहे हैं अगर ओईसीडी देशों के साथ अगर तुलना करें तो ओवरऑल जो समग्र कृषि में, कृषि को जो है सकल कृषि प्राप्तियां होती हैं, वो ओईसीडी देशों को 13.8 यानी लगभग 14% होती है लाभ, अलग अतिरिक्त उनके मूल्य में लाभ होता है, और यहां तक कि चीन को भी 14% होता है, जबकि भारत को -15% होता है। इसमें बड़ा हिस्सा वही हो जाता है कि जो सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो या एफसीआई के तहत जो खरीद के माल लाती है और मार्केट के अनुसार जो है किसानों को लाभ नहीं, आय नहीं मिल पाता है, या निर्यात को रोक देती है या आयात को जो है बढ़ा देती है, इसके कारण जो किसानों के लाभ की हानि होती है, उसके कारण हर जो है जितना उत्पादन किसान करता है उसका 15.5% तो उसको नुकसान हो रहा है। और ऐसे में कह रहे हैं कि इस चीज को बदलना पड़ेगा। तो एक तरफ किसान कह रहे हैं कि उस चीज को बदलना पड़ेगा और मार्केट वाला जो वाली चीजें है उसको हटाना पड़ेगा, और जिस तरह की चीजें चल रही उसको चलाना पड़ेगा, जबकि ये कह रहे हैं कि ये जरूरी है। देखिए उसमें क्या है कि जो वो किसान कह रहे हैं, जो अभी वो एमएसपी के तहत धान गेहूं वाले हैं, उनको तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान इस प्रणाली के तहत नहीं होता है, क्योंकि सरकार द्वारा ज्यादा से 90% उनकी खरीद कर ली जाती है। लेकिन जो किसान जहां पे एमएसपी प्रणाली नहीं उतनी सक्षम है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम नहीं है, उसके लिए यही चीज सही है, मार्केट वाली ही चीज सही है, क्योंकि वाकई में वो फसलें उपजाओ जिसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नीतियां बनी हैं वो किसानों से ज्यादा उपभोक्ताओं को ध्यान में रख के बनी हुई है, क्योंकि भारत जब ये नीतियां बनी थी तो बहुत बड़ी आबादी है जिनको भोजन खिलाना है और जिनकी क्रय क्षमता कम है, जिस पर सरकार का ज्यादा चिंता रहती है। क्योंकि देखिए किसान महंगाई पे से लेकर ज्यादा हो हल्ला होता है, किसानों के दाम को कम लेकर कम हो हल्ला होता है। सब्जियों की दाम ज्यादा बढ़ता है तब किसान सरकार ज्यादा चिंतित रहती है सब्जियों के दाम घटने की अपेक्षा। तो ये थोड़ी मुद्दे हैं, आइए जरा सा इससे जुड़े प्रश्नों को भी देख लेते हैं। चर्चा में रहे पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान द्वारा भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालने की मांग को लेकर किए जाने वाले जो तर्क दे रहे हैं उसमें उसको देखना है। डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में कृषि उत्पाद शामिल है, जबकि वानिकी, मत्स्य पालन और जूट और कायर जैसे रेशे शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यूटीओ के नियम भारत को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी है। दूसरा है, हाल में चर्चा में रहे कृषि उत्पादन व्यापार से जुड़े अंबर, ब्लू और ग्रीन बॉक्स का उल्लेख निम्नलिखित किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में हुआ है? पेरिस संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल समझौता, कृषि पर समझौता। तो ये एग्रीकल्चर ऑन ट्रेड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है डब्ल्यूटीओ का, इसी में हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी है। तीसरा है, चर्चा में रहे विश्व व्यापार संगठन पर कृषि पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर डब्ल्यूटीओ के कानकुन दौर के दौरान बातचीत हुई थी। नहीं, गैट के उरुग्वे दौर में ही जब डब्ल्यूटीओ जहां से स्थापना उसी दौरान ये हो गई थी, यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है, पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान कृषि पर समझौता को भारत जैसे विकासशील देशों के लिए हानिकारक मानते हैं। हाँ ठीक है, दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चौथा प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 रिपोर्ट भारत की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति के बारे में कहे गए जो कथन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत के स्नातक आवश्यक प्रासंगिक कौशल में बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पूर्णतया तैयार है। नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उसको चुनौती सामना हो रहा है, तो ये पहला तो गलत है।
भारत का कौशल फिट स्कोर एशिया प्रशांत के समकक्षों की तुलना में बेहतर है, नहीं ये गलत है, उससे खराब है। भारत के नियोक्ता तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य की मांग को पूरा करने के लिए कार्य बल की क्षमता में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि उनको चुनौती आ रही है और ये क्रिटिकल गैप की बात वो बता रहे हैं। तो ऐसे में यही सही है और डी तो उपयुक्त सभी है, तो मतलब आंसर इसका सही है। अंतिम है, चर्चा में रहे यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सभी संकेतकों में 25वें स्थान पर रहा, जिसमें कौशल और नियोक्ता की जरूरतों, शैक्षणिक तत्परता और आर्थिक परिवर्तन के बीच संरेखण भी शामिल है। हाँ ठीक है, ओवरऑल 25वें स्थान पर रहा है। भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा गया है। नहीं, ये अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पे है, इसलिए पहला तो स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।